वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चैप्टर 59। भौमी बिना किसी भाव के बोली अंडरस्को जेठ जी, अगर राजासा ने आपको यहाँ आने की परमिशन दी है तो मैं कुछ नहीं बोल सकती, बस उम्मीद करती हूँ कि आप सुधर जाए और पहले वाली गलती दोबारा ना करे। इतना बोल वो कुमुदा के साथ वहाँ से चली जाती है। साहिल मुस्कुराते हुए अपने हाथ को अजीब तरह से सूंघते हुए बोलता है, अंडरस्को तुम्हें फिक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है साहिल, राजावत दोबारा वही गलती कभी नहीं करता। इस बार हमें सिर्फ ये गद्दी ही नहीं बल्कि इसके साथ कोहिनूर भी चाहिए, पर इस कोहिनूर को सरना ताज नहीं बल्कि पैर की जुत्ती बनानी है। इतना बोल वो एक गंदी स्माइल के साथ वहाँ से चला गया। कैंटीन में भौमी और कुमुदा अपना खाना लेकर खाली सीट पर बैठ गए। कुमुदा मुंह बिगाड़ते हुए बोली, अंडरस्को भौमी मुझे ना तेरा वो जेठ कुछ सही नहीं लग रहा है, कितने अजीब तरीके से तुझे घूर रहा था। कुमुदा को भौमी के बारे में सब पता था। भौमी ने उसे सब कुछ बता दिया था, अपनी शादी, अपने पति और अपने परिवार के बारे में। भौमी खाना खाते हुए बोली, अंडरस्को छोड़ना, वैसे भी मुझे उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो राजासा के बड़े भाई हैं, जब राजासा ने उन्हें दूसरा मौका दिया है तो मेरा उन्हें कुछ बोलना सही नहीं होता। कुमुदा अब कुछ ना बोल अपना लंच करने लगी। अचानक भौमी के आंखों पर किसी ने हाथ रख ढक दिया। अब आगे। भौमी ने चौंक कर हाथ हटाकर पीछे देखा तो उसके पीछे पारस मुस्कुराते हुए खड़ा था। पारस बोला, अंडरस्को सरप्राइज। भौमी खड़े होकर चौंक कर बोली, अंडरस्को पारस तुम यहाँ। पारस एक्स्ट होकर भौमी के लग बोला, अंडरस्को सरप्राइज कैसा लगा तुम्हें मेरा सरप्राइज? अब से मैं भी तुम लोगों के साथ यहाँ काम करूँगा। भौमी शौक होकर बोली, अंडरस्को क्या तुम यहाँ जॉब करोगे, मगर क्यों? कुमुदा हंसते हुए बोली, अंडरस्को अच्छा मजाक था। द ग्रेट पारस दीवान यहाँ जॉब करेगा, तुझे दिन भर मटर गश्ती करने के अलावा कुछ आता भी है? पारस गुस्से से कुमुदा से बोला, अंडरस्को ओए बंदरिया, डोंट अंडर एस्टिमेट द पारस दीवान। और क्यों नहीं कर सकता मैं जॉब, जब तेरी जैसी पागल बंदरिया काम कर सकती है? तो मैं तो मल्टीप्लिंटेड स्मार्ट पारस दीवान हूँ। कुमुदा भड़क कर उंगली दिखाते हुए बोली, अंडरस्को पारस फारस तेरी हिम्मत कैसे गई मुझे बेवकूफ़ बोलने की? तू है बेवकूफ़? नहीं नहीं, महा बेवकूफ़ लेकर बगा है तू। इससे पहले दोनों वहीं पर महाभारत छेड़ते भौमी दोनों को चुप कराते हुए बोली, अंडरस्को स्टॉप इट, ये क्या बच्चों की तरह लड़ाई कर रहे हो? कम से कम जगह तो देख लिया करो तुम दोनों। कुमुदा पारस की शिकायत करते हुए बोली, अंडरस्को भौमी में नहीं, ये लकड़बग्घा मुझसे लड़ रहा है। भौमी ने उसे आंखें दिखाई तो कुमुदा चुप हो गई। भौमी पारस की तरफ मुड़ कर उससे बोली, अंडरस्को और तुम्हें क्या जरूरत आन पड़ी यहाँ जॉब करने की? और अगर तुम्हें जॉब करनी है तो अपने डैड की कंपनी में करना चाहिए, ना कि दूसरे के। पारस मासूम की शक्ल बनाते हुए बोला, अंडरस्को भौमी जी मुझे आपकी याद आ रही थी। भौमी ने उसे घुरा तो पारस हड़बड़ाते हुए बोला, अंडरस्को भौमी जी वो क्या है ना, मेरे डैड राजावत कॉर्पोरेशन के काफ़ी अच्छे बिजनेस पार्टनर हैं और मेरे डैड मेरे शैतानियों ये तंग आ गए थे, उन्हें मुझे जिम्मेदार बनाना था, इसलिए उन्होंने मुझे एकाक्ष राजावत से सीखने के लिए यहाँ भेज दिया और मुझे धमकी दी कि मैं पूरे 1 साल तक इस कंपनी में एक आम एम्प्लॉय की तरह काम करूं, वरना वो मेरे सारे कार्ड ब्लॉक कर मुझे अपनी जायदाद से धक्के मार के निकाल देंगे। पहले तो मैं बिल्कुल भी इसके लिए तैयार नहीं था, लेकिन जब मुझे पता चला कि आप भी यही काम कर रही है तो मैं यहाँ आने के लिए तैयार हो गया। आखिर अब मैं आपके पास रहने का मौका कैसे छोड़ सकता हूँ? पारस ने लास्ट लाइन भौमी से फलट करते हुए बोला, जिसे भौमी ने फूल इग्नोर कर दिया। वही कोई और भी था जो तीनों को बातें करते हुए देख रहा था। सिद्ध जो कुमुदा को ढूंढते हुए यहाँ आया था वो इन तीनों को बात करते हुए देख रहा था। सिद्ध खुद से बोला, अंडरस्को ये तो मिस्टर दीवान का बेटा है, क्या भाभी सा इन्हें जानती है? सिद्ध कुमुदा को देख बोला, अंडरस्को देखो कैसे बात कर रही है, लगता है दोनों के बीच में काफी गहरा रिश्ता है, मुझे क्या ये किसी से भी बात करे? सिद्ध ने ये बोल तो दिया था, पर अभी भी उसकी नज़रें कुमुदा और पारस पर टिकी हुई थी, या कह लो वो उन्हें घूर रहा था। दूसरी तरफ एमला ऑफिस में भवानी नायक का पायंटर करके बोलता, अंडरस्को सर वो हुक्म सा आए हैं। भवानी नायक अपने पा की बात सुन शौक हो गया। भवानी उन्हें अंदर लाने को बोलता है। कुछ देर बाद एकाक्ष, द्रविक एंड आए। भवानी नायक अपनी जगह से खड़े होकर हाथ जोड़ बोला, अंडरस्को खम्मा घनी हुक्म सा, क्या बात है जो आज राजस्थान के हुक्म सा खुद यहाँ आए हैं? एकाक्ष हाथ जोड़ चेयर पर बैठते हुए बोला, अंडरस्को अब क्या करें एमला साहब, जब लोग अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं तो हमें उन्हें उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए आना ही पड़ता है। भवानी बोला, अंडरस्को क्या बोलना चाहते हैं आप हुक्म सा? एकाक्ष बिना किसी भाव के बोला, अंडरस्को एमला साहब आपके ऑफिस से 60 किलोमीटर दूर एक छोटी से धेनु नाम के गांव में पानी की भारी किल्लत सामने आ रही है। गांव वाले मानसून आने से पहले गांव में एक तालाब खुदवाना चाहते हैं।
जिसके लिए उन लोगों ने आपसे कई बार अपील भी की है, मगर आपने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या हम जान सकते हैं आपने अभी तक उन्हें परमिशन क्यों नहीं दिया? भवानी चेयर पर लीन होते हुए बोला अंडस्को, हुक्म सा हमारे पास आए दिन ऐसे ना जाने कितने ही अपील आते हैं, अब हम सब पर तो ध्यान नहीं दे सकते ना। और वैसे भी इतने छोटे से गांव की समस्या के अलावा भी हमारे पास और भी काम है, और हमें नहीं लगता इतने छोटे से गांव में किसी तालाब का होना जरूरी है, इसलिए हमने परमिशन नहीं दिया। चैप्टर 60। एकाक्ष हाथ जोर चेयर पर बैठते हुए बोला अंडस्को, अब क्या करें एमला साहब, जब लोग अपनी जिम्मेदारियां भूल जाते हैं तो हमें उन्हें उनकी जिम्मेदारियां याद दिलाने के लिए आना ही पड़ता है। भवानी बोला अंडस्को, क्या बोलना चाहते हैं आप हुक्म सा? एकाक्ष बिना किसी भाव के बोला अंडस्को, एमला साहब आपके ऑफिस से 60 किलोमीटर दूर एक छोटे से धेनु नाम के गांव में पानी की भारी किल्लत सामने आ रही है। गांव वाले मानसून आने से पहले गांव में एक तालाब खुदवाना चाहते हैं, जिसके लिए उन लोगों ने आपसे कई बार अपील भी की है, मगर आपने उन पर कोई ध्यान नहीं दिया। क्या हम जान सकते हैं आपने अभी तक उन्हें परमिशन क्यों नहीं दिया? भवानी चेयर पर लीन होते हुए बोला अंडस्को, हुक्म सा हमारे पास आए दिन ऐसे ना जाने कितने ही अपील आते हैं, अब हम सब पर तो ध्यान नहीं दे सकते ना। और वैसे भी इतने छोटे से गांव की समस्या के अलावा भी हमारे पास और भी काम है, और हमें नहीं लगता इतने छोटे से गांव में किसी तालाब का होना जरूरी है, इसलिए हमने परमिशन नहीं दिया। अब आगे। भवानी की बात सुन एकाक्ष जो टेबल पर रखा पेपर वेग घुमा रहा था वो अपने हाथ रोक भवानी को देख गहरी आवाज में बोला अंडस्को, एमला साहब गांव चाहे छोटा हो या बड़ा, आपका फर्ज उस हर इंसान के लिए बनता है जिनकी वजह से आप अभी इस कुर्सी पर बैठे हुए हैं। और जिस गांव की आप बात कर रहे हैं वहां तकरीबन 1051 लोग रहते हैं, वही उसके आसपास के गांव को मिलाकर तकरीबन 15,302 लोग वहां रहते हैं। हर साल वहां गर्मी के समय में पानी की भारी किल्लत देखने को मिलती है। लोगों को पीने तक के पानी के लिए हर रोज 5 किलोमीटर चलकर जाना पड़ता है। किसानों को खेती करने में भी काफी समस्या आती है। क्या आपको ये छोटी समस्या दिखती है? भवानी एकाक्ष से बोलते हैं अंडस्को, वह हुक्म सा, अब समझ आया, लोग आपको ऐसे ही हुक्कीम सा नहीं कहते, दाद देनी पड़ेगी हमें आपकी, मगर माफ करिएगा हुक्म सा, हमें अभी भी नहीं लगता वहां तालाब खुदवाने की कोई जरूरत है, इसलिए हम ये परमिशन नहीं देंगे। भवानी की बात सुन ध्रुविक अपने मन में कहता है अंडस्को, अरे क्यों पैर पर हथौड़ा मार रहा है, मान जा सर, अभी शांति से समझा रहे हैं। वैसे भी सर को बिल्कुल नहीं पसंद कोई उनकी बात को मना करे। वही एकाक्ष के होठों पर एक टेढ़ी स्माइल आ जाती है। वो चेयर पर लीन होकर राजा की तरह बैठते हुए बोला अंडस्को, देंगे एमला साहब, आप खुद वहां तालाब खुदवाने की परमिशन देंगे? एमला हंसते हुए बोला अंडस्को, झूठे सपने देखना अच्छी बात नहीं है हुक्म सा, क्योंकि ये पूरे नहीं होते हम उस गांव में तालाब खुदवाने की परमिशन कभी नहीं देंगे, चाहे वहां के लोग प्यासे ही क्यों न मर जाए। एकाक्ष गहरी स्माइल कर बोला अंडस्को, सपने और हकीकत में ज्यादा फासला नहीं होता एमला, सपने कब हकीकत में बदल जाए पता भी नहीं चलता। एकाक्ष अपने जगह से उठते हुए हाथ जोड़ बोला अंडस्को, चलिए अब हम चलते हैं, पर हाँ आप जरा सतर्क रहिएगा। इतना बोल एकाक्ष वहां से चला गया। एकाक्ष के पीछे ध्रुविक भी उसके साथ चला गया। वही एमला एकाक्ष की आखिरी बात पर उसे कंफ्यूजन से देखने लगा, मगर फिर उसे अवॉइड कर दिया। दूसरी तरफ रंगबाड़ी में किसी औरत की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ रही थी। ये है इस रंगबाड़ी की करता धरता मलिका, ये अपने आप को सच में इस रंगबाड़ी की मलिका समझती है। चमकीले कपड़े पहने, मुंह में पान दबाया, मलिका अपने सामने मौजूद एक लड़की की डेड बॉडी पड़ी हुई ही, जिसके आसपास बैठी लड़कियां रो रही थी। मलिका चिल्लाते हुए बोली अंडस्को, अबे चुप करो, क्या सुबह सुबह भोपू शुरू कर रखा है? ऐसा लग रहा है ना जाने क्या हो गया है, सा मरी ही तो है, रके शरीर में इतनी भी जान ना है कि किसी मर्द को भी झेल सके। अरे मरी तो मरी, कम से कम उस आदमी को सुख तो दे देती। परसा ने बीच में ही दम तोड़ दिया, और अब उस हरारा कस्टमर ने पूरे पैसे देने से भी मना कर दिया। अच्छा हुआ जो मर गई, अपने धंधे में इतनी कमजोर लड़की की जरूरत भी नहीं है। स्वर्णा को अब सहन नहीं होता, वो उनके पास जाकर कहती है अंडस्को, कुछ तो शर्म कीजिए, यहाँ एक इंसान मरा है और आप अभी भी ऐसी बात कर रही है। मलिका ने गुस्से से उसके बालों को पकड़ खींचते हुए बोली अंडस्को, अब तू मुझे बात करना सिखाएगी सारिया? इतना बोल उन्हें एक खींचकर थप्पड़ स्वर्णा ने गोरे गालों पर रसीद दिया, जिससे स्वर्णा के गोरे गालों पर मलिका के पांचों उंगलियां की छाप साफ साफ दिख रही थी। मलिका गुस्से से बोली अंडस्को, क्या तू अपनी औकात भूल गई है? इतना बोल उसने अपने साइड में टंगे हंटर को उठाकर स्वर्णा के शरीर पर मारने लगी। रुखसार जल्दी से आगे आते हुए बोली अंडस्को, मलिका प्लीज छोड़ दे उसे, उससे गलती हो गई, वैसे भी उसकी तबीयत अच्छी नहीं है, प्लीज उसे माफ मत दे। तभी सवेरा दौड़कर अपनी माँ के सीने से चिपक जाती है। मलिका हंटर रोक स्वर्णा की तरफ देख कहती है अंडस्को,
इस बार तो तुझे माफ कर रही हूँ, मगर अगली बार अपने हद में रह के मुंह खोलना, वरना तेरी खाल खींचने में मुझे जरा भी अफसोस नहीं होगा। मलिका अपने आदमियों से कहती है, अंडस्को, ये बहुत हो गई नौटंकी, इस लाश को ले जाकर लावारिसों में फेंका, वहाँ के लोग खुद इसका क्रियाकर्म कर देंगे। इतना बोल मलिका वहां से चली गई। रुखसार स्वर्णा के कंधे पर हाथ रख बोली, अंडस्को, तू ठीक है ना? कितनी बार तुझे बोला है मलिका से कोई भी सवाल मत किया कर। स्वर्णा ने कुछ नहीं बोली, वो अपने अपने सीने से चिपकी सवेरा को अपने सीने से लगाई हुई कुछ सोच रही। 2 दिन बाद राजावत कॉर्पोरेशन में भौमी हमेशा की तरह अपना काम कर रही थी, मगर वो काफी गुस्से में थी। पिछले 2 दिनों से भौमी का मूड हद से ज्यादा खराब था, जिसे सब महसूस कर पा रहे थे। पारस भौमी के पास बैठते हुए बोली, अंडस्को, भौमी जी क्या हुआ है आपको? पिछले 2 दिनों से आप ज्वालामुखी बनी हुई है, पता है ऑफिस के सभी लोग आपके कितना डर रहे हैं। भौमी ने पारस को घूर कर देखा। पारस हड़बड़ाते हुए बोला, अंडस्को, मगर आप फिर भी आफिर खूबसूरत लग रही है। भौमी ने फ्रस्ट्रेशन से बोला, अंडस्को, पारस तुझे कुछ काम की बात करनी है तो कर, वरना मेरा दिमाग खराब मत कर, वैसे भी मुझे बहुत काम है। पारस भौमी को शांत करते हुए बोला, अंडस्को, अरे शांत शांत भौमी जी, अच्छा चलिए आइसक्रीम खाने चलती है। भौमी पारस को घूरते हुए बोली, अंडस्को, आइसक्रीम खाने, वो भी अभी ऑफिस के वक्त? पारस उठते हुए बोला, अंडस्को, अरे आप फिक्र मत कीजिए, मैंने सर से पहले ही परमिशन ले लिया है, चलिए ना प्लीज। भौमी ने कुछ सोच बोली, अंडस्को, अच्छा चलो। इतना कह दोनों ही ऑफिस से थोड़े से दूर आइसक्रीम पार्लर में ग्लास विंडो के पास आकर बैठ गए। दोनों ने अपने लिए आइसक्रीम ऑर्डर कर उसका वेट करने लगी। उनकी सीट फर्स्ट फ्लोर पर थी। भौमी बाहर का नज़ारा देख रही थी, जो सच में काफी खूबसूरत था। पिछले 2 दिनों से भौमी का मूड जो काफी खराब था, वो पारस की बेतुकी बातों से अब काफी अच्छा महसूस कर रही थी। अचानक भौमी की नज़र कांच के बाहर गई। बाहर देख अचानक भौमी की नकर जम सी गई। वो एकटक बाहर मौजूद 2 लोगों को देख रही थी। एकाक्ष और शायला का के पास खड़े कुछ बातें कर रहे थे। भौमी को कुछ सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन वो शायला के चेहरे पर मौजूद शाइनेस को देख रही थी। अचानक शायला एकाक्ष के चेहरे के पास अपना चेहरा ले गई। भौमी की साइड से ऐसा लगा रहा था कि वो दोनों किस कर रहे हैं। भौमी की आंखें धीरे धीरे लाल होने लगी, गुस्से से उसकी मुठियां कसने लगी थी। भौमी झट से वहां से खड़ी हो गई। भौमी के अचानक खड़े होने से पारस चौंक कर भौमी से पूछता है, अंडस्को, भौमी जी क्या हुआ? आर यू ऑफ? भौमी पारस को कुछ ना बोल तेज कदमों से वहां से चली गई। पारस भागते हुए भौमी को बुलाते हुए उसके पीछे जाने। आज के लिए बस इतना ही। फोल्डेड हैंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर, सब्सक्राइब एंड कमेंट्स।